हेलो दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म में मैं निशांत त्रिपाठी आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, 60 डे की जो अपनी फ्री क्लास है जिसमें हम लोग यूपी पीसीएस प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं, ध्यान देंगे, यूपी पीसीएस प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, इस क्लास में आज हम लोग का इन्वायरमेंट और इकोलॉजी की ये थर्ड क्लास है। ध्यान देंगे, कुल 5 क्लास में हम लोग इन्वायरमेंट इकोलॉजी खत्म करने वाले थे। ये आपकी तीसरी क्लास है, इस चीज़ को दिमाग में रखना है। ठीक है, तो इसके बाद से आपकी 2 क्लास इसमें बचेगी। अभी मैंने आपकी मॉडर्न की भी एक क्लास आपको मिल गई है, तो 2 क्लास अब आपकी मॉडर्न हिस्ट्री में बची है, हिस्ट्री खत्म हो जाएगी, और 2 क्लास आपकी इन्वायरमेंट इकोलॉजी में बची है, इन्वायरमेंट इकोलॉजी खत्म हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद से हम लोग पॉलिटी स्टार्ट करेंगे। जब पॉलिटी खत्म कर लेंगे तो आपका कुछ नहीं बचा रहेगा। देखिए, पॉलिटी जैसे ही खत्म होगी आप समझ जाइए कि 2 क्लास आपका इस क्लास के बाद से इन्वायरमेंट इकोलॉजी है, 2 क्लास आपका मॉडर्न हिस्ट्री है, 4 क्लास हो गई। मैंने डिसाइड किया कि मैं यूपी स्पेशल करा दूंगा। तो यूपी स्पेशल में क्या है, सारे मैं बैक ईयर लगवाऊंगा, तो उसमें मान के चलिए कि मेरा मानना है कि लगभग 1 से 2 क्लास उसमें लगेगा, मैक्सिमम लगेगा तो 2 क्लास लगेगा। ठीक है, और मैं इकोनॉमिक्स की 1 क्लास आप लोग का ले लूँगा। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स का 1 क्लास हो गया। पॉलिटी में मेरा मानना है आप लोग का लगभग 5 से 6 क्लास लग सकता है, तो हम लोग इसको 6 क्लास लिख लेते हैं। पॉलिटी में 6 क्लास लिख लेते हैं, तो ये पॉलिटी की 6 क्लास हो गई। अभी आपकी जीएस की क्लासेस कितनी बची तो देख लीजिए, 2, 2, 4, 2, 6, 4, 10 से 11 क्लास। 11 क्लास जो अगला जीएस का होगा उसमें आप लोग का यूपी स्पेशल खत्म हो जाएगा। अगली 11 क्लास में आपकी पॉलिटी खत्म हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, 11 नहीं 13 क्लास। ठीक है, पॉलिटी खत्म हो जाएगी और आपका हिस्ट्री खत्म हो जाएगा। ठीक है, और आपकी इन्वायरमेंट इकोलॉजी खत्म हो जाएगी अगले 13 क्लास में। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं अगली 13 क्लास में निश्चित खत्म हो जाएगी, यानी अगला 13 दिन। ठीक है, एक दिन में 1 क्लास। मैं आज ही बताऊँ, मैंने 2 क्लास रिकॉर्ड किए, क्योंकि मैंने अभी देखेंगे करेंट अफेयर की प्रोग्राम स्टार्ट किया, उसमें 2-2 घंटे करके मेरी अभी तक 2 क्लासेस हो गई, यानी 4 क्लास हो गई है। तो मैं चाहता तो ये अगर मैं इसे पढ़ाया होता तो अब तक ये क्या है कि 8 क्लास आपकी बस बची रहती और आपकी ये चीज़ें खत्म हो जाती। तो चूंकि मैंने अभी करेंट मेरा माना था कि मैं लास्ट की 20 घंटे में पढ़ाऊंगा, लास्ट 20 आवर जो आपका है, ध्यान देंगे, वो करेंट अफेयर का है, वो करेंट अफेयर का है। ठीक है, लास्ट 20 आवर आपका करेंट अफेयर का है, इस चीज़ को दिमाग में रखना है। तो चूंकि अभी हम लोग क्या है लगभग 20 क्लास की 20 घंटे के करीब हम लोगों ने क्लास खत्म कर लिया है, 20 आवर हो चुके हैं। ठीक, आपकी ये 13 घंटे और बची है, तो ये 33 आवर आपका हो गया, 33 आवर आपका हो गया। 20 क्लास आपकी करेंट अफेयर बची है। ठीक, तो आपका लगभग जो 60 घंटा था वो पूरा आ जाएगा इस तरह से देखेंगे, तो 20, 33, 55 लगभग 53 घंटे आपके हो गए। 6-7 घंटे बचे हैं, तो उसमें हम लोग देखेंगे कि नहीं होगा तो कुछ कोई सब्जेक्ट जैसे ज्योग्राफी पढ़ लेंगे या कुछ पढ़ लेंगे। हालांकि ज्योग्राफी देख लेंगे हम लोग। ठीक है, तो आप लोग परेशान नहीं होइएगा, जो चीज़ें एकदम क्लियर है। मैं अभी आप लोगों को करेंट भी चूंकि 2-2 घंटे पढ़ा रहा हूँ, तो इसलिए क्या है कि थोड़ा टाइम जो मैंने वादा किया था उससे इधर हो रहा है, पर क्लासेस यहाँ से 13 दिन में आपकी तैयारी समझिए कितने क्वेश्चन की हो जाएगी। पॉलिटी में आपकी अराउंड 18 क्वेश्चन की तैयारी हो जाएगी, हिस्ट्री में आपकी अराउंड 20 क्वेश्चन की तैयारी हो जाएगी, इसके बाद से इन्वायरमेंट इकोलॉजी में अराउंड आपकी 15 क्वेश्चन की करीब में तैयारी हो जाएगी। करेंट की मैं तैयारी करा रहा हूँ तो अराउंड 25 क्वेश्चन आपकी करेंट की तैयारी हो जाएगी। यूपी स्पेशल की कम से कम 3 क्वेश्चन की तैयारी हो जाएगी। ठीक है, तो आपकी ये सारी तैयारी हो गई। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि इतना मैंने अभी आप लोग को लगभग 20, 40, 13, 53, 53, 56, 56 में 5 जोड़ेंगे तो 61 और 20, 81 क्वेश्चन की तो तैयारी मैंने आपको फ्री में करवा दी है। समझ गए। अभी मैं इसमें क्या है कि आप लोग को, चूंकि अभी मैंने यहाँ पे इकोनॉमिक्स का नहीं जोड़ा है, इकोनॉमिक्स के कम से कम यहाँ से 3 क्वेश्चन आ जाएंगे। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स के अगर 3 क्वेश्चन आ जाएंगे तो आपकी 84 क्वेश्चन की तैयारी मैंने करा दी है। ठीक है, 84 क्वेश्चन। अभी मैं इकोनॉमिक्स में क्या है कि क्लास 1 मैं रिकॉर्ड कर चुका हूँ प्री टाइम बैच के लिए, मैं इसमें आप लोग को 2 क्लासेस और बढ़ाऊंगा। ठीक है, मैं इसमें घटना चक्र की जो पूर्वावलोकन है वो कराऊंगा, एमसीक्यू प्रैक्टिस बेसिकली मैं इसमें कराऊंगा। तो आप लोग की क्लासेस इस तरह से चलने वाली हैं, धैर्य रखेंगे, परेशान नहीं होंगे। आपको सारे कैलकुलेशन मैंने बता दिए हैं। ठीक है, आप समझ सकते हैं। दिन में मैं क्या करूँ, अभी इस वक्त रात का अगर आप लोग को स्क्रीन पे टाइम शो भी कर रहा होगा तो देखेंगे 1:45 रात का हो रहा है। ठीक है, और मैं क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो चलिए अब आप लोग धैर्य रखिएगा, मतलब मेरे कहने मतलब है थोड़ा टाइम आगे जा रहा है, तो मैंने जो इसलिए नहीं टाइम बढ़ रहा है कि मैं क्लासेस नहीं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं कंटिन्यू क्लासेस रिकॉर्ड कर रहा हूँ। लेकिन चूंकि मैं वैल्यू एडिशन करते चला हूँ, करेंट अफेयर की क्लास मैंने लास्ट में लेने का सोचा था, लेकिन कुछ करेंट अफेयर की इंपॉर्टेंट सेक्शन मुझे लगा कि लगभग 10 घंटे की क्लास लेनी चाहिए। ठीक है, ये वादा नहीं था, तो आप लोग समझ सकते हैं मैं अभी करेंट अफेयर ना पढ़ाऊँ तो आपकी ये चीज़ें खत्म जाएगी। हालांकि वो करेंट अफेयर पढ़ाना बहुत जरूरी है, इसलिए मुझे वो पढ़ाने दीजिए। आप लोग धैर्य के साथ मेरा साथ दीजिए, सारी चीज़ें बेहतर होंगी। और आप लोग एक चीज़ ध्यान देंगे कि यूपीएससी हिंदी की टेस्ट सीरीज चल रही है, और आप देखेंगे वो टेस्ट सीरीज बहुत ही बेहतरीन टेस्ट सीरीज है, तो आप लोग उससे जुड़ सकते हैं। यहाँ पे जो भी डाउट आएगा वो आप कमेंट करेंगे ग्रुप में, तो डाउट क्लियर भी किया जाता है। ठीक है, तो 8840
751912 ये यूपीएससी हिंदी का कॉन्टैक्ट नंबर है। आप इस पर व्हाट्सएप या टेलीग्राम करेंगे, स्टेशनरी से रिलेटेड जितनी भी जानकारी आपको दी जाएगी। साथ ही साथ यूपीएससी हिंदी एक बहुत ही कम फीस में क्रैश कोर्स भी चला रही है, ध्यान देंगे, ठीक है। इस क्रैश कोर्स की फीस डिटेल जो है अभी देखेंगे, इसमें 25% की डिस्काउंट चल रही है, ठीक है। अभी डिस्काउंट शायद कुछ अगर बढ़ा होगा या कुछ हुआ होगा, तो सारी जानकारी आपको इसी कॉन्टैक्ट नंबर पर दे दी जाएगी। अभी इसकी फीस 1500 थी, आफ्टर डिस्काउंट अगर 25% होगा तो 1125 हो जाएगा। मेरा मानना है कि अभी बीच में क्या पता कुछ डिस्काउंट अभी बढ़ा हो, जो भी हो डिटेल आप लोग इस कॉन्टैक्ट पे चर्चा कर लेंगे तो आपको सारी जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। ये दो चीज़ आप लोग चाहिए तो ज्वाइन करके अपनी तैयारी को और बेहतरीन कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ध्यान देंगे दोस्तों, रामसर साइट्स यूपीपीसीएस के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। ध्यान देंगे, रामसर साइट्स आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा रामसर साइट को देखने की समझते हैं। चलिए, आपको रामसर साइट देखने के पहले थोड़ा रामसर सम्मेलन को देखिए। ध्यान देंगे, और यहाँ पे रामसर सम्मेलन किससे रिलेटेड है? आर्द्र भूमियों से रिलेटेड है। ये चीज ध्यान देंगे, आर्द्र भूमियों से रिलेटेड है, आर्द्र भूमियों से संबंधित है। ये फैक्ट अपने दिमाग में रखना है। अब देखिए, अब यहाँ पे आर्द्र भूमि होती क्या है, उनकी डिफिनेशन लिखा है, ठीक है। वो बेसिकली क्या है, पानी को सोखने और छानने के स्पंज के रूप में काम करते हैं आर्द्र भूमियाँ, ठीक है। तो ये सारी बेसिकली अब जो फैक्ट्स है आप लोग देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आप लोग यहाँ देखेंगे। विश्व आर्द्र भूमि दिवस हम लोग 2 फरवरी को मनाते हैं। 2 फरवरी को हम लोग विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाते हैं। भारत में सर्वाधिक आर्द्र भूमि का जो क्षेत्र है वो आपके गुजरात राज्य में है। जान देंगे वो कहाँ पे है, गुजरात राज्य में है, ठीक है। मॉन्ट्रियो रिकॉर्ड के बारे में बोल रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमियों की सूची में उन आर्द्र भूमियों का रजिस्टर है जहां मानवीय हस्तक्षेप के परिणाम स्वरूप आर्द्र भूमियों के पारिस्थितिक स्वरूप में परिवर्तन आया है, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान देंगे। तो मॉन्ट्रियो रिकॉर्ड में बेसिकली किस चीज़ को, किनको शामिल किया गया है, तो मॉन्ट्रियो रिकॉर्ड में भी आपको आर्द्र भूमियों को शामिल किया गया। ऐसी आर्द्र भूमियाँ जिनके स्वरूप में, जिनके पारिस्थितिक स्वरूप में परिवर्तन आ गया है, ठीक है। इस चीज़ को दिमाग में रखेंगे। तो ये मॉन्ट्रियो रिकॉर्ड से संबंधित एक फैक्ट है, ये चीज़ समझेंगे, ध्यान देंगे, ठीक है। रामसर सचिवालय का मुख्यालय कहाँ है, ये पेपर में आ जाएगा, तो स्विट्जरलैंड में आपका मुख्यालय है, ठीक। अब हम लोग क्या करते हैं, रामसर सम्मेलन के बारे में यहाँ पे कुछ फैक्ट्स हैं। रामसर नाम क्यों पड़ा, एक्चुअली आर्द्र भूमि से रिलेटेड जो ये सम्मेलन था, इसको ईरान में, ईरान का एक शहर है रामसर, यहाँ पे ये सम्मेलन किया गया था। तो इसी सिटी के नाम पे इस सम्मेलन का नाम रामसर पड़ जाता है, रामसर सम्मेलन पड़ जाता है। ध्यान देंगे, सम्मेलन को पूर्णतः क्रियान्वयन, ध्यान देंगे, इसकी बैठक 1971 में हुई थी। रामसर सम्मेलन की बैठक कब हुई थी, 1971 में हुई थी, लेकिन 1975 में ये पूर्णतः क्रियान्वित हुई, ठीक है। ये दोनों फैक्ट्स अलग अलग है, तो दिमाग में रखेंगे। 1971 में इसकी बैठक हुई थी, ठीक है, यानी इस कन्वेंशन की नींव पड़ी थी। और पूरी ये कब होती है, पूर्णतः क्रियान्वित कब होती है, तो 1975 में, ठीक। वर्तमान में बारी आती है कि भारत में कुल कितनी साइट्स हैं। तो जब ये बुक लिखी गई थी तो 46 साइट्स थी। अभी क्या है, 3 साइट समय के साथ बढ़ गई हैं, जिनमें 2 साइट आपकी यूपी में है और 1 साइट आपकी कहाँ पे है, गुजरात में है, ठीक है। 1 साइट आपकी गुजरात में। अब आते हैं हम लोग, अभी जो साइट्स जोड़ी गई हैं उनको देख लेते हैं। तो अभी जो 3 साइट्स जोड़ी गई हैं उनमें आपका क्या है, सबसे पहले जोड़ा गया था, ठीक है, हैदरपुर आर्द्र भूमि को जोड़ा गया था। सबसे पहले हैदरपुर को जोड़ा गया, उसके बाद से एक साथ आपका किसको, बखीरा को जोड़ा गया। ध्यान देंगे, हैदरपुर के बाद से आपके बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य, ये इसको जोड़ा गया। और गुजरात में एक है खिजाड़िया, ठीक है, वन्यजीव अभ्यारण्य। ये 3 क्या है, अभी नवीनतम जोड़े गए। तो पहले जो नवीनतम जोड़े गए वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उसको देखेंगे, ठीक है, खिजाड़िया वन्यजीव अभ्यारण्य। अब यूपी में जो अन्य आपको देखेंगे इस तरह से, अभी ये 8 है, तो यूपी में 2 और साइट्स जोड़ दिए गए, तो टोटल यूपी में रामसर साइट्स कितने हो गए, 10 हो गए। एक तो ये फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया। रामसर साइट्स के नाम यूपी के लिखे गए, ऊपरी गंगा मैदान, नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य, पार्वती अर्गा, समसपुर, सरसई, सांडी, समान, ठीक है, और सूर सरोवर। 5 तो स से है, 5 ईयर्स इसको आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है, 5 ईयर्स। अब एक चीज़ आप लोग को मैं होमवर्क देता हूँ, ठीक है। आप लोग को याद कर लेना है कि नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य, ठीक है, कहाँ पे है, हैदरपुर जो साइट्स है वो कहाँ पे है, ठीक है, पार्वती अर्गा कहाँ पे है। ये सारे साइट्स की लोकेशन मैं आपको होमवर्क देता हूँ, ठीक है, लोकेशन आपको मैं होमवर्क देता हूँ। आप देखेंगे लोकटक झील जो कि मणिपुर में स्थित है, ये भी एक रामसर साइट के रूप में इसको चिन्हित किया गया है। सुंदरबन आर्द्र भूमि और कलकत्ता वार्ड तो पश्चिम बंगाल से आप लोग समझे जाएंगे, ठीक है, ये चीज़ ध्यान देंगे। पश्चिम बंगाल में कोलेरू झील आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। कोलेरू झील आपका कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में, ठीक है। डायरेक्टली भी पूछ लेगा कि कोलेरू झील कहाँ पे स्थित है। कोलेरू झील एक रामसर साइट है, ध्यान देंगे। महाराष्ट्र की 2 झील, लोनार झील, ठीक है, महाराष्ट्र की लोनार झील और नंदुर मधमलेश्वर, ये दोनों महाराष्ट्र के हैं, इनको रामसर साइट के रूप में शामिल किया गया है। राजस्थान का केवलादेव राष्ट्रीय पार्क और सांभर झील, ध्यान देंगे, सांभर झील।
तो यहाँ पे इस बार और ऊपर देखेंगे तो ऊपर J&K का वुलर झील है, ठीक है, और सरंगस मानसर झील है और होरेका आर्द्रभूमि है, सॉरी होकेरा आर्द्रभूमि है, ठीक है। तो वुलर झील, सुरिनसर और मानसर झील, ठीक है। तो अब यहाँ पे 5 झीलों के नाम लिखे हैं, आप ये 5 झीलों का लोकेशन याद रखेंगे। कौन सी 5 झील है? तो J&K के 2 झील हैं, वुलर झील और सुरिनसर, ठीक है, सुरिनसर मानसर, ये 2 अदर जो लेक्स हैं ये आपकी J&K में पड़ती हैं। इसके बाद से बारी आती है नेक्स्ट जो है वो सांभर झील है आपका, ठीक है। सांभर झील आपका कहाँ पे? तो सांभर झील आपका राजस्थान में है, ठीक। उसके बाद से आता है लोनार झील, तो लोनार झील भी रामसर साइट है। लोनार झील आपकी कहाँ पे स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। लोनार झील के बाद से आपकी आती है कोलेरू झील, ध्यान देंगे कौन सी आती है झील? कोलेरू झील आती है। कोलेरू झील आपकी आंध्र प्रदेश में स्थित है। इसके बाद से आती है आपकी लोकटक झील, ध्यान देंगे लोकटक झील, ठीक है। लोकटक झील आपकी मणिपुर में स्थित है। अगर मैं इसकी कलर आपको नहीं दिख रहा होगा तो मैं सारे की कलर रेड कर देता हूँ ताकि आप लोगों को कलर ठीक से दिखे, ठीक है। ये सारी झीलें क्या है? रामसर साइट्स के रूप में शामिल है। तो ये 2 झील क्या है? J&K में है, जिसको मैंने येलो कलर से हाईलाइट कर दिया है। ग्रीन कलर से मैं क्या करता हूँ? आपके सांभर झील को हाईलाइट कर देता हूँ जो कि आपके राजस्थान में है। लोनार आपका महाराष्ट्र में, कोलेरू आपका आंध्र प्रदेश में, लोकटक आपका मणिपुर में। तो ये 6 झीलों की लोकेशन भी इसी के साथ आपको याद होगी, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे कुछ के बारे में लिखा है। तो अब लद्दाख, चूंकि J&K का अभी क्या है डिवीजन हो चुका है, ठीक है। तो लद्दाख में 2 रामसर साइट्स है, एक का नाम है तशो मोरारी, ठीक है, मोरीरी, ठीक, और एक का नाम है तशोकर आर्द्रभूमि कॉम्प्लेक्स। तो जो 2 आर्द्रभूमियाँ हैं उन दोनों में वर्ड्स क्या है? तशो वर्ड है, ठीक है, जो लद्दाख की है। तो तशो मोरारी और तशोकर आर्द्रभूमि कॉम्प्लेक्स क्या है? ये दोनों लद्दाख में स्थित है, ध्यान देंगे। हिमाचल प्रदेश की एक लेक है, इसका नाम है पैंगोबांध लेक, ठीक है, पैंगोबांध झील। तो मैं पैंगोबांध झील भी यहाँ पे वैल्यूएशन कर दूँ, पैंगोबांध झील, ठीक है। तो यहाँ पे गया आपका पैंगबांध झील, ठीक है। ये आपका कहाँ पे? हिमाचल में है, ये भी रामसर साइट है, ये भी लेक है एक, ठीक। अब हम लोग देखेंगे इसके बाद से हिमाचल प्रदेश की पैंगोबांध लेक के बारे में अन्य 2 क्या है? चंद्रताल आर्द्रभूमि, रेणुका आर्द्रभूमि, ये दोनों अभी कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में। तो पैंगोबांध झील के साथ साथ चंद्रताल आर्द्रभूमि और रेणुका आर्द्रभूमि ये दोनों हिमाचल प्रदेश में स्थित है। उत्तराखंड में आपका आसन संरक्षण ठीक है, उत्तराखंड में क्या है? आपका आसन संरक्षण रिजर्व है, इस चीज को ध्यान देंगे। उत्तराखंड में आपका आसन संरक्षण रिजर्व है। दीपोर बिल वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपका असम में स्थित है। बिहार में काबर ताल आर्द्रभूमि है, बीपीएससी वाले एकदम तैयार रहेंगे। काबर ताल आर्द्रभूमि आपका कहाँ है? बिहार में। इसका लोकेशन आप लोग होमवर्क कर सकते हैं, जो लोग बिहार पीसीएस दे रहे हैं कि किस जगह पे स्थित है ये देख लेंगे, ठीक है, इंटरनली। त्रिपुरा में आपका रुद्र सागर झील है, तो आप लोग यहाँ पे एक रुद्र सागर झील को भी ऐड कर लीजिए, ठीक है। रुद्र सागर झील आपकी कहाँ पे है? तो रुद्र सागर लेक आपकी त्रिपुरा में स्थित है, ध्यान देंगे। पैंगोबांध आपका कहाँ पे है? पैंगोबांध आपका हिमाचल प्रदेश में स्थित है। इसके बाद से हम लोग क्या करते हैं? ओडिशा में जाते हैं। तो ओडिशा में भीतरकनिका मैंग्रोव है और चिल्का झील है, ठीक है। तो चिल्का झील आपका कहाँ हो गया? चिल्का झील आपका उड़ीसा में हो गया, लीजिए चिल्का झील, चिल्का लेक आपका उड़ीसा में हो गया, ठीक। अब हम लोग चिल्का झील से नीचे उतरेंगे, यानी उड़ीसा से नीचे उतरेंगे तो उस आएंगे तमिलनाडु में। तमिलनाडु आपका क्या है? यहाँ पे एक आपका वन्यजीव अभ्यारण्य जिसका नाम है पॉइंट कैलीमियर और पक्षी अभ्यारण्य, जानेंगे पॉइंट कैलीमियर वन्यजीव और पक्षी अभ्यारण्य, ठीक है। ये आपका तमिलनाडु में स्थित है, ध्यान देंगे। कहाँ पे? तमिलनाडु में। केरला में आपका एक लेक है, उसका नाम है शास्थामकोट्टा, ध्यान देंगे, शास्थामकोट्टा झील, ये आपका केरला में है। अष्टमुडी आर्द्रभूमि आपके केरला में है। वेम्बनाड कोल आर्द्रभूमि, वेम्बनाड झील भी है, वेम्बनाड एक लेक भी है, ध्यान देंगे। तो वेम्बनाड कोल आर्द्रभूमि ये आपका केरला में है। तो अष्टामुडी, ठीक है, शास्थामकोट्टा और वेम्बनाड कोल आर्द्रभूमि ये सब आपकी केरला में स्थित है। नल सरोवर, वधावन आर्द्रभूमि और थोल झील वन्यजीव अभ्यारण्य ये आपका गुजरात में स्थित है। अभी गुजरात की एक चौथी जो जुड़ी है उसका नाम है खिजाड़िया वन्यजीव अभ्यारण्य। तो चूंकि खिजाड़िया अभी न्यू जुड़ी है तो इसलिए नल सरोवर, वधावन आर्द्रभूमि और थोल झील वन्यजीव अभ्यारण्य ये चारों लेक्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गए, ध्यान देंगे। ये चारों आर्द्रभूमि साइट 4 साइट्स हो गई आपकी गुजरात में, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गई है। और 10 आपकी यूपी में हो गई है। पंजाब की जो 6 आर्द्रभूमियाँ हैं उनको देख लेंगे। कशोपुर मियानी है, नांगल है, ब्यास संरक्षण है, हरिके झील है, कांजली है, रोपड़ है, ये सब पंजाब की है। हरियाणा में 2 है, सुल्तानपुर राष्ट्रीय पार्क, भिंड और भिंडवासा वन्यजीव अभ्यारण्य, ठीक है। तो ये साइट्स आपको याद रखनी चाहिए, लोकेशन बेसिकली, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे कुछ जैव विविधता से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लिखे हैं उसको देखेंगे, ठीक है। जैव विविधता, अब बात आती है कि जैव विविधता अधिनियम क्या है, संसद के द्वारा 2 में पारित की गई थी। जैव विविधता नियम मैंने पढ़ाया भी है 2002 में, ठीक है। इसका मुख्यालय हेडक्वार्टर का है, तो इसका मुख्यालय चेन्नई तमिलनाडु में, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है,
ठीक। जैव विविधता प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ पे है? चेन्नई, तमिलनाडु में स्थित है। ये चीज़ ध्यान में रखेंगे, ठीक। अब हम लोग क्या करते हैं, अगला जाएंगे। अगला आपका है कार्टाजेना उपसंधि या प्रोटोकॉल, ठीक है, कार्टाजेना प्रोटोकॉल। तो यहाँ पे आपको दिमाग में रखना है कि ये 2001 पर, ध्यान देंगे, भारत ने इस पर हस्ताक्षर किया। ये एक बार यूपीपीएससी में क्वेश्चन आया हुआ है कि 2001 में क्या है, भारत ने इस पर हस्ताक्षर किया हुआ है। इस चीज़ को दिमाग में रखेंगे, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे ट्रैफिक के बारे में एक लिखा है। ट्रैफिक का फुल फॉर्म वाणिज्य एवं प्राणी जात और वनस्पति जात के व्यापार संबंधी विश्लेषण है, ठीक है। इसका इस चीज़ को ध्यान दें कि ये एक बेसिकली क्या है, एक एनजीओ है ट्रैफिक। इसकी स्थापना 1976 में की गई थी। इसका रणनीतिक गठबंधन WWF और IUCN के साथ है। ध्यान दें, इसका रणनीतिक गठबंधन WWF और IUCN के साथ है, ठीक है। ये चीज़ आप लोग को दिमाग में रहना चाहिए। बेसिकली ये करती क्या है, इसका विजन क्या है, तो इस एनजीओ का ये विजन है कि जो ऐसे पादप और जंतु जिनका बेसिकली ट्रेड खूब ज़्यादा किया जा रहा है, ठीक है, तो उनके ट्रेड के कारण क्या हो रहा है कि उनके ऊपर जो है कि उनके सस्टेनेबल पे होने पे क्या है कि खतरा उत्पन्न हो गया है। तो उनके संरक्षण को खतरा ना हो, ये सुनिश्चित करना क्या है, ट्रैफिक का विजन है, ठीक है। ये किसके साथ गठबंधन है इसका, ठीक है, तो WWF और IUCN के साथ। अब यहाँ पे देखेंगे, अब हम लोग का यहाँ पे UN रीड के बारे में। UN रीड के बारे में सबसे बेहतरीन फैक्ट क्या है, इससे संबंधित संस्थाएं, सबसे बेहतरीन फैक्ट से है। तो ध्यान देंगे दोस्तों, पहले UN रीड का फुल फॉर्म देखेंगे। तो यहाँ पे लिखा है रिड्यूसिंग इमिशन फॉर, ठीक है, डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन, ठीक है। ये यहाँ पे फुल फॉर्म लिखा है, इस चीज को ध्यान देंगे। अब आता है यहाँ पे ये UNFCCC के सदस्यों के तत्वाधान में इसको क्रियान्वित किया जाता है। इससे 3 संस्थाएं संबंधित है। इसका नाम है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, FAO आपका है, और UNEP। ये 3 संस्थाएं आप इससे संबंधित हैं। ये तीनों संस्थाओं का नाम याद रखना चाहिए, UNDP, UNEP, FAO, ठीक है। ये 3 संस्थाएं इससे संबंधित है। जैव विविधता, जैव सुरक्षा से संबंधित क्या है, कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध क्या है, आपकी जैव सुरक्षा से। भारत ने इस पर वर्ष 2001 में साइन किया है। तो ये चीज़ मैंने पहले भी बता दिया है, ठीक है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये लिखा है कि सक्रिय पर्यावरण कार्यकर्ती, ठीक है। देखिए, कार्यकर्ता का जो इंग्लिश वर्जन लेडीज वर्जन होता है, यानी स्त्रीलिंग होता है कार्यकर्त्री, ठीक है, एवं भूमंडलीकरण विरोधी लेखिका वंदना शिवा की बुक का नाम यहाँ पे लिखा है टुमारोज बायोडाइवर्सिटी। ये बुक का नाम वेरी इंपॉर्टेंट है। टुमारोज बायोडाइवर्सिटी वर्ड का यूज कब किया जाता है, ठीक है, किसने, मतलब ये बुक्स किसका है, तो ये वंदना शिवा की बुक है। बात है कि जैव विविधता दिवस हम लोग कब मनाते हैं, तो 22 मई को 22 मई को हम लोग जैव विविधता दिवस मनाते हैं, ध्यान देंगे। अब बात आती है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं अगला नेक्स्ट क्वेश्चन को देखने वाले हैं, ठीक है। रेड कलर से मैं इसको लिख रहा हूँ, ध्यान देंगे। उड़ीसा राज्य में, ठीक है, कह रहा कि उड़ीसा राज्य में एक पहाड़ी है, उसका नाम है गुप्त गंगा पहाड़ी। तो पहली बात तो यही होगी कि गुप्त गंगा पहाड़ी किस राज्य में स्थित है, तो इसका आंसर हो गया उड़ीसा। इस गुप्त गंगा पहाड़ी से एक नदी निकलती है, उस नदी का नाम है वैतरणी, यानी कि उस नदी का नाम है वैतरणी। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो उड़ीसा राज्य में गुप्त गंगा पहाड़ी है, यहाँ से वैतरणी नदी निकलती है, ठीक है। अब यहाँ पे एक फोटो मैंने एक्चुअली बनाया हुआ है, तो देख ही लीजिए आप लोग, ठीक है। जब यहाँ पे कैस्पियन सी के चारों तरफ कौन कौन से कंट्रीज का नाम लिखा है, तो रशिया है, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे अजरबैजान है, ईरान है, ठीक है, तुर्कमेनिस्तान है, इस चीज़ को ध्यान देंगे, और यहाँ पे आपका कजाकिस्तान है। तो ये सब कैस्पियन सागर के चारों तरफ की कंट्रीज हैं। ब्लैक सी की तरफ तो देखेंगे यहाँ पे रशिया है, रशिया और यूक्रेन में लड़ाई हो रही है, ब्लैक सी इसका सेंट्रल हब बन भी रहा है। तो ये 2 चीज़, जॉर्जिया इसकी बाउंड्री लगती है, तुर्की से इसकी बाउंड्री लगती है, रोमानिया से इसकी बाउंड्री लगती है, और बुल्गारिया से इसकी बाउंड्री लगती है, ठीक है। मैं इसको अब डिलीट कर देता हूँ, आप लोग एक बार देख लेंगे, क्योंकि मैंने यहाँ पे लिखा था तो मुझे लगा कि मुझे आपको बता देना चाहिए। हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो फैक्ट है उसको, वेटलैंड इंटरनेशनल के बारे में नेक्स्ट फैक्ट है। वेटलैंड इंटरनेशनल का जो मुख्यालय है, ये यूपीपीएससी से पूछी हुई है। वेटलैंड इंटरनेशनल का जो मुख्यालय है वो आपके नीदरलैंड में है, ध्यान देंगे। वेटलैंड इंटरनेशनल बेसिकली क्या है, एक एनजीओ है, ध्यान देंगे, गैर लाभकारी वैश्विक संगठन है, एक टाइप की हम लोग कह सकते हैं एनजीओ है। इस चीज़ को दिमाग में रखना है, ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। तो नेक्स्ट आपका एक फैक्ट है सीबक थॉर्न के बारे में। नेक्स्ट आपका फैक्ट किसके बारे में है, तो नेक्स्ट आपका फैक्ट है सीबक थॉर्न के बारे में। ये चीज़ याद रखिएगा। सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, ठीक है, सीबक थॉर्न के बारे में। तो सीबक थॉर्न बेसिकली क्या है, लद्दाख की पहाड़ी पर पाया जाने वाला एक ऐसा पौधा है जिसको खाने पे आप सामने वाले की एनर्जी बन जाती है, ठीक है, यानी ऊर्जास्विता जो है उसकी, ठीक है, उसमें वृद्धि आती है। यानी बेसिकली ये क्या करता है कि जो अभी रेडबुल का काम करता है, हम लोग कह सकते हैं ये रेडबुल का काम करता है, ठीक है। और अपने सैनिकों की में, मतलब उस वक्त रेडबुल था नहीं, तो चंगेज क्या करता था, अपनी सेना को ऊर्जा बनाए रखने के लिए इसी का, ठीक है, सीबक थॉर्न का यूज करता था। वो सीबक थॉर्न उनको खिलाता था। इस को ध्यान में रखेंगे, ठीक है।
इसी को भारत में लेहबरी नाम के या लेहबेरी नाम से भी जानते हैं, जान देंगे, लेहबेरी नाम से जानते हैं। ठीक है, बेसिकली एक टाइप की झाड़ी में, बेसिकली पर्वतीय झाड़ी है। ठीक है, इसी को दिमाग में रखना है। किस किस क्षेत्र में भारत में पाया जाता है, तो ये देखेंगे नॉर्थ, जो पूर्वी हिमालय के साथ साथ पश्चिमी हिमालय दोनों ही क्षेत्रों में पाया जाता है। जैसे पश्चिमी जो पूर्वी हिमालय है, ठीक है, वहाँ पे तो नाथुला जो कि सिक्किम में है और अरुणाचल प्रदेश, इन दो जगहों पर पाया जाता है। बाकी लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, ठीक है, और लद्दाख क्षेत्र, इन सब, उत्तराखंड, इन सब जगहों पे पाया जाता है। ठीक है, भारत में इसका विवरण इन जगहों पे। तो अब देखेंगे, जाहिर सी बात है कि ऊर्जावान है तो औषधि निर्माण में इसका यूज किया जाता होगा। ठीक है, पर्यावरण संरक्षण में इसका यूज है। ठीक है, ये सारी इसके यूजेस लिखे, आप लोग चाहें तो देख लेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण में इसका यूज किया जाता है, इसका सहायक है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में इसका ये क्या है, सहायक है। अब क्या है, ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में बोलना है। ठीक है, ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में बोलना है, तो हम लोग क्या करेंगे, ग्रीन हाउस गैस को देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ग्रीन हाउस गैस को समझने की कोशिश करते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, चलिए ग्रीन हाउस गैसेस को देखते हैं। तो यहाँ पे कुछ ग्रीन हाउस गैसेस के नाम लिखे गए हैं, एक चीज़ जानेंगे, कुछ ग्रीन हाउस गैसेस के नाम है। तो कुछ ग्रीन हाउस गैसेस क्या है जो डायरेक्ट है, यानी प्रत्यक्ष जो ग्रीन हाउस गैसेस उनका नाम लिखा है। तो कह रहे कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, CFC है, SFC है और 6 है और NF3 है। ये आपको याद होना चाहिए, ये आपको याद होना चाहिए। मैं साफ साफ हिंदी में लिख देता हूँ, याद होना चाहिए। यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन बन जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है, इस पर ध्यान देंगे। ठीक है, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, इस चीज़ को ध्यान में रखना है। ठीक है, आप समझ सकते हैं 2-2 बज गए रात के, मैं कंटिन्यूटी के साथ आप लोग की वीडियो आप लोगों को मिलती रहे, इस बात के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो आप लोग भी सपोर्ट करेंगे अपने साइड से, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। तो जाहिर सी बात है कि कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, CFC, SF6 और NF3, ये सब क्या है, ये सब आपकी डायरेक्ट गैसेज हैं, हम लोग कह सकते हैं डायरेक्ट ग्रीन हाउस गैसेज हैं। ठीक है, डायरेक्ट ग्रीन हाउस गैसेज है। ठीक है, अब अप्रत्यक्ष रूप में क्या है, नाइट्रोजन ऑक्साइड शामिल है, कार्बन मोनोऑक्साइड शामिल है, नॉन मीथेन, ठीक है, ये सारी चीज़ें शामिल है। तो एक चीज़ दिमाग में रखना है, बेसिकली आपको ये वाली चीज़ याद रखनी है, ये वाली चीज़ याद रखनी है। ठीक है, अब यहाँ पे ग्रीन हाउस इफेक्ट्स के बारे में लिखा हुआ है। ठीक, ग्रीन हाउस इफेक्ट से संबंध क्या है कि अगर वायुमंडल में उष्मारोधी गैसें, ठीक है, उष्मारोधी गैसेस की मात्रा में क्या हो, वृद्धि हो, उसी को हम लोग कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। इसका रिजल्ट क्या होगा, जाहिर सी बात है कि उष्मारोधी गैसेस की अगर मात्रा में वृद्धि होगी तो जाहिर सी बात है कि जो एवरेज टेम्परेचर है, ठीक है, जो एवरेज टेम्परेचर यानी औसत ताप है, उस औसत ताप में आपको वृद्धि दिखेगी वायुमंडल के। ठीक है, अब बात आती है कि ग्रीन हाउस गैस की संकल्पना किसने दी थी। ये वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट मेरे यारों, ये संकल्पना आपके जोसेफ फोरियर साहब ने दिया है। ठीक है, ग्रीन हाउस गैस की संकल्पना आपकी जोसेफ फोरियर साहब ने दिया है। कार्बन डाइऑक्साइड ध्यान देंगे, ये प्रमुख गैस है। ठीक है, इस चीज को ध्यान देंगे, प्रमुख ग्रीन हाउस गैस है, यानी उष्मीय तापन में जो योगदान है सबसे ज्यादा वो किसका है, इसी का है, कार्बन डाइऑक्साइड का है, CO2 का है। उसके बाद से आपकी मीथेन की बारी आती है, फिर आपकी नाइट्रस ऑक्साइड की बारी आती है। ये ऑर्डर में आप लोग याद कर लेंगे। ठीक है, ये ऑर्डर में आप लोग याद कर लेंगे। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, ठीक, यहाँ पे कुछ कार्बन डाइऑक्साइड से रिलेटेड फैक्ट्स हैं, आप लोग इस फैक्ट को देख लेंगे। ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड एक ऐसी गैस है जो धरती पर हानिकारक और लाभदायक दोनों है, इस चीज को दिमाग में रखेंगे। ठीक है, तो ये एक ऐसी गैस है जो धरती पर चूंकि भूमंडलीय तापमान में वृद्धि करती है तो हानिकारक है। ठीक है, और हमको पता है कि प्रकाश संश्लेषण के ड्यूरेशन में इसका यूज किया जाता है। ठीक है, तो इसलिए ये लाभदायक भी है। ठीक, अब देखेंगे इसके लाभदायक प्रभाव देखेंगे, यानी पौधे के विकास में इसका लाभदायक प्रभाव है। ठीक है, इस चीज को दिमाग में रखना है। अब बात आती है, ठीक है, चलिए ये यही तरह था। इसमें मीथेन के बारे में देखिए, यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट लिखा है, क्योंकि मीथेन भी क्या है, मीथेन भी एक ग्रीन हाउस गैस है। सेकंड नंबर पे ग्रीन हाउस गैस के रूप में मीथेन को ही देखा जाता है। ठीक है, मीथेन का जो रासायनिक नाम है उसका नाम है CH4, जानेंगे CH4। इसको मार्स गैस भी कहते हैं, यानी मीथेन को ही क्या कहते हैं हम लोग, मार्स गैस कहते हैं। ठीक है, मार्स गैस कहते हैं। ठीक है, इसी को ध्यान देंगे। अब स्रोत क्या है मीथेन के, मीथेन के स्रोत के ऊपर यूपीपीसीएस खूब क्वेश्चन बनाती है। मीथेन के स्रोत के ऊपर यूपीपीसीएस क्वेश्चन खूब बनाई हुई है, तो हम लोग मीथेन का स्रोत याद कर लेंगे। मीथेन का स्रोत क्या है, बायोगैस है। मीथेन का स्रोत क्या है, जीवाणु अपघटन है। मीथेन का स्रोत जुगाली करने वाले पशु, जो पशु जुगाली करते हैं तो सफेद सफेद उनके मुंह से गा जाती है। ठीक है, धान के खेत, बेसिकली यहाँ पे कई बार यूपीपीसीएस गेहूं का खेत लिख देती है बच्चों को कंफ्यूज कराने के लिए। तो बच्चों को लगता है भैया धान के खेत से जब निकलेगा तो गेहूं के खेत से भी निकलेगा, गेहूं ने कौन सी मतलब पाप किया है। तो ध्यान देंगे, धान के खेत से निकलता है, ना कि गेहूं के खेत से। कोयले की खदानों से भी आपको
आपको ये मीथेन देखने को मिल जाएगा। आर्द्र भूमियाँ, समुद्र, हाइड्रेट्स, ये सब इसकी प्राकृतिक स्रोत है। अगर आएगा पेपर में क्वेश्चन कि मीथेन के या मार्स गैस का प्राकृतिक स्रोत कौन है, तो मीथेन और मार्स गैस का प्राकृतिक स्रोत आपका आर्द्र भूमि है, समुद्र है, हाइड्रेट्स हैं, ये सारे प्राकृतिक स्रोत हैं। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखेंगे। अब बात आती है कि जीवमंडलीय उष्णता की, ठीक है, का यहाँ पे इम्पैक्ट लिखा है। ये मेंस में भी अगर क्वेश्चन आ जाए तो आप लोग मेंस में भी इन सब चीज़ों को, जो इसका सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव क्या है, मेंस में भी क्वेश्चन आ सकता है। ध्यान देंगे इसके मेंस में जो सकारात्मक प्रभाव यहाँ पे लिखे गए हैं, तो ध्यान देंगे। ठीक है, ये आप लोग लिख सकते हैं, और जो नकारात्मक प्रभाव यहाँ पे लिखा हुआ है आप लोग सीधे सीधे चीज़ें याद कर लेंगे। ठीक है, तो जाहिर सी बात है भैया कि नकारात्मक प्रभाव क्या होगा, ग्लेशियर पिघलेंगे, ग्लेशियर पिघलेंगे तो क्या होगा, समुद्र के जलस्तर में वृद्धि होगी। तो जाहिर सी बात है समुद्र के जलस्तर में वृद्धि होगी तो छोटे छोटे द्वीप क्या होंगे, झड़ जाएंगे, वो मतलब डूब जाएंगे। बाढ़ एवं सूखा में वृद्धि आएगी, नो डाउट कि शुरुआती दौर में क्या होगा, शुरुआती दौर में अगर ग्लेशियर पिघलने दो तो बाढ़ आएगी, और चूंकि ग्लेशियर पिघल जाएंगे तो नदियों के माध्यम से क्या होगा कि जल फ्लो करके समुद्र में चला जाएगा, उसके बाद से ग्लेशियर पिघल जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि अब जो नदियाँ हैं वो क्या हो जाएंगी, वो आपकी क्या होगा, वर्षा पे डिपेंड हो जाएंगे। ठीक है, तो जाहिर बात है सूखा की संख्या में वृद्धि हो जाएगी। जाहिर सी बात है कि बाढ़ एवं सूखे की संख्या में वृद्धि होगी तो फसल उत्पादकता में क्या आएगी, जाहिर सी बात है कमी आएगी। ठीक है, जब बाढ़ एवं सूखा में वृद्धि होगी तो जैव विविधता को नुकसान होगा, इसमें भी कोई नो डाउट है। ठीक है, और एक चीज़ की बात है, ठीक, मौसमी दशाओं में सूखा और बाढ़ की मतलब आप देखेंगे सारी चीज़ें एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। मेरे कहने का मतलब देखिए ये है। ठीक, ये एक बार पेपर में क्वेश्चन पूछ सकता है, क्योंकि आईपीसीसी, ध्यान देंगे, जलवायु परिवर्तन पर जो अंतर सरकारी पैनल है आईपीसीसी के अनुसार वर्ष 1990 से अगले 100 साल का क्या इसने स्टडी किया है, और कहा कि 2100 के मध्य तापमान में 1.4 डिग्री से लेके 5.8 डिग्री तक की वृद्धि होगी। ये आईपीसीसी का एक अनुमान है, इस चीज़ को ध्यान देंगे। तो आईपीसीसी का ये एक अनुमान है कि टेम्परेचर में कितनी वृद्धि हो सकती है अगले 100 सालों में, यानी 2100 तक, तो 1.4 से 5.8 डिग्री सेंटीग्रेड तक होगी। और अगर इतनी वृद्धि हो गई तो सी लेवल में कितनी वृद्धि होगी, तो सी लेवल में 0.45 सेंटीमीटर तक की, सॉरी मीटर तक की वृद्धि हो सकती है। 0.33 से 0.45 मीटर तक की वृद्धि हो सकती है, इसको ध्यान देंगे। ठीक, अब यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे थोड़ा सा UNFCCC के बारे में लिखा हुआ है, तो हम लोग क्या करते हैं UNFCCC के बारे में देख लेते हैं। ठीक, UNFCCC का यहाँ पे फुल फॉर्म लिखा है, ध्यान देंगे, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ध्यान देंगे UNFCCC के बाद का फुल फॉर्म है। UN का तो मतलब ही होता है यूनाइटेड नेशन, F का मतलब है फ्रेमवर्क, CCC का मतलब है कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक है, ये एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है, कब की गई थी, तो 1992 में 1992 में की गई ये एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है UNFCCC, इस चीज़ को ध्यान देंगे। इसका गठन रियो डी जेनेरिया में हुआ था, क्योंकि हमको पता है कि रियो सम्मेलन जो था, यानी रियो और समिट जो था, वहीं पे इसका गठन किया गया था। ठीक है, जो कि 1992 में हुआ था, इस चीज़ को अपने दिमाग में रखना है। ठीक, ठीक है, अब बात आती है कि इसका एक अन्य नाम क्या है कि जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय। ठीक है, इसका अब यहाँ पे एक चीज़ क्या है कि 1994 से क्या है ये प्रभावी हुई है। ठीक है, गठन तो इसका 1992 में हुआ था, 1994 में, ठीक है, 50 से अधिक देशों ने इसको समर्थन दिया, और 1994 से क्या ही प्रभावी हो गई है। आपको दिमाग में बस ये रखना है। ठीक है, इसका गठन कब हुआ और किस चीज़ से संबंधित है, यहाँ से फैक्ट याद रखना है। अब यहाँ पे अर्थ आवर के बारे में लिखा है। अर्थ आवर वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये चीज़ दिमाग में रखेंगे। अर्थ आवर वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अर्थ आवर यहाँ पे क्या है कि वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर का एक विश्वव्यापी आंदोलन है, इस चीज़ को दिमाग में रखना है। तो अर्थ आवर किसका एक आंदोलन है, किसका मूवमेंट है, तो वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर का। ये कई बार यूपीपीसीएस पूछी हुई है, दिमाग में रखेंगे। मार्च माह के अंतिम शनिवार को 1 घंटे के लिए बिजली उपकरणों का प्रयोग बंद करना, ठीक है, बेसिकली इसके अंदर है। ठीक है, इस आंदोलन के अंदर ये है कि जो मार्च माह है, ठीक है, यहीं से आप देखेंगे कि टेम्परेचर में वृद्धि स्टार्ट होती है। कह रहा कि मार्च माह के अंतिम शनिवार को 1 घंटे के लिए बिजली उपकरणों का प्रयोग बंद करना इसमें आता है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है, तो जलवायु परिवर्तन और पृथ्वी को बचाने की आवश्यकता पे बेसिकली जागरूकता सृजन। ठीक है, ऐसा, क्योंकि नो डाउट है कि भैया एक वर्ष में क्या है, केवल आप 1 घंटे बिजली उपकरणों को बन रहे हैं, तो मान लीजिए कितना CFC निकलेगा ACOC से, मतलब रुकेगा। ठीक है, तो जाहिर सी बात है बहुत कम, लेकिन इससे क्या होगा ना, इससे जागरूकता सृजन होगी। ये टारगेट है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर का अर्थ आवर के माध्यम से, इस चीज को ध्यान देंगे। ठीक है, अब हम लोग ठीक हरित जलवायु निधि के बारे में देखेंगे। हरित जलवायु निधि क्या है, अभी मैंने बोला कि UNFCCC का जो आपका रियो
अर्थ समिट हुआ था 1992 का, उसमें UNFCCC की नींव पड़ी थी और 1994 से प्रभावी हुई थी। इसी के अंतर्गत एक कोष है, उस कोष का नाम है हरित जलवायु कोष। ध्यान देंगे, ग्रीन क्लाइमेट निधि का कोष का, निधि का मतलब इंग्लिश क्या होगी, निधि की इंग्लिश क्या होती होगी, ठीक है, कुछ भी होती हो, चलिए काट देते हैं, ठीक है। निधि की इंग्लिश नहीं पता चले तो निधि का मतलब निधि, ठीक है। तो हरित जलवायु कोष क्या है, हरित जलवायु कोष या हरित जलवायु निधि UNFCCC के अंतर्गत एक कोष है, ये चीज़ अपने दिमाग में रखेंगे। इसकी स्थापना का कोष जाहिर सी बात है कि फंड कलेक्ट करना, यानी जलवायु परिवर्तन से निपटने हेतु विकासशील देशों को अनुकूलतम एवं नवीकरणीय प्रक्रियाओं में सहायता करना, क्योंकि जाहिर सी बात है जलवायु परिवर्तन में अगर आप रिस्ट्रिक्शंस लगाएंगे ना तो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट किस पे पड़ेगा। भैया आप बोलेंगे कि कोयले का यूज मत करो, नवीकरणीय ऊर्जा पे जोर लगाओ, नवीकरणीय ऊर्जा की टेक्नोलॉजी क्या है, बहुत कॉस्टली है। तो जाहिर सी बात है विकासशील देश उस जो आवश्यक इनकम है, या इनकम बोलते हैं, और इकोनॉमी है, ठीक है, जो आवश्यक धन है उसको फॉलो नहीं कर सकता है नवीन टेक्नोलॉजी को ग्रहण करने में। तो जाहिर बात है कि आपको इनकी क्या करनी होगी, हेल्प करनी होगी, इनकी सहायता करनी होगी। तो UNFCCC क्या करता है, हरित जलवायु निधि के माध्यम से इन कंट्रीज की मदद करता है। बात आती है कि इसकी प्रशासन कौन है, तो हरित जलवायु कोष बोर्ड द्वारा, ठीक है, इसका प्रशासन किया जाता है। इस चीज़ को ध्यान देंगे। इसकी गठन से संबंधित प्रावधान के बारे में यहाँ पे लिखा है कि संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन जो 2010 का था, ठीक है, कहाँ पे हुआ था, कानकुन में, कानकुन मैक्सिको में हुआ था, ठीक है, इसी में इसके गठन का प्रावधान था। इसको ध्यान देंगे, यानी पेपर में क्वेश्चन है कि हरित जलवायु, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान देंगे कि हरित जलवायु निधि जो है ये किसके अंतर्गत है, तो याद रखना UNFCCC के 2010 में क्या हुआ था कि संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन का एक मीटिंग था, कहाँ पे, मैक्सिको में एक जगह है कानकुन, इसी जगह पे क्या है इसका गठन का प्रावधान पड़ा था, ठीक है, यानी इसकी गठन की गई थी। अब यहाँ पे देखेंगे क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में लिखा है, ध्यान देंगे क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में लिखा हुआ है, ठीक। क्योटो प्रोटोकॉल ध्यान देंगे, क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है, तो UNFCCC से संबंधित है, ये चीज़ दिमाग में रखेंगे, UNFCCC से संबंधित है, ठीक है। इसका टारगेट क्या है, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करना, इसका टारगेट है, ध्यान देंगे, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करना, ध्यान देंगे। क्योटो प्रोटोकॉल को जो UNFCCC का तीसरा सम्मेलन था, क्योंकि देखेंगे 1994 से ये प्रभावी हुआ है, ठीक है, तो यानी 1997 में इसका क्या है, तीसरा सम्मेलन था 9+3, ठीक है, इसी को ध्यान देंगे UNFCCC। इसी के तीसरे सम्मेलन में क्या है, क्योटो प्रोटोकॉल को, ठीक है, क्योटो प्रोटोकॉल को स्वीकार किया गया, अंगीकृत किया गया, इसे ध्यान देंगे, क्योटो प्रोटोकॉल, तो क्योटो प्रोटोकॉल को क्या है, इसका मतलब क्या है कि चूंकि 1994 से प्रभावी है, 1903 साल बाद यानी इसकी तीसरी जो सम्मेलन था उसमें स्वीकार किया गया, यानी क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध किससे हो गया, 1997 में। क्योटो प्रोटोकॉल का अगर आपको कालानुक्रम या डेट पूछेगा कि कब इसको अंगीकृत किया गया, तो 1997 में, ठीक है। लागू कब हुआ, ध्यान देंगे, इसको अंगीकृत तिथि क्या है, इसकी अंगीकृत तिथि 1997 में, लेकिन लागू कब हुआ है, 2005 में, ध्यान देंगे, लागू कब हुआ है, 2005 में, ठीक है। और यहाँ पे ध्यान देंगे कि ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को वर्ष 1990 के स्तर पर लाने हेतु बेसिकली क्योटो प्रोटोकॉल, ठीक है, इसको ध्यान देंगे, इसका टारगेट है कि ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन 1990 के स्तर पर लाना है, और ये एक बाध्यकारी समझौता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो क्योटो प्रोटोकॉल से रिलेटेड क्या गया, किसको अंगीकृत कब किया गया, 1997 में, प्रभावी कब हुआ, 2005 में, ठीक है, प्रभावी आपका हुआ 2005 में, ठीक है। ये एक बाध्यकारी समझौता है, ग्रीन हाउस गैसेस के उत्सर्जन को 1990 के स्तर पर लाने हेतु, ठीक है, ये एक बाध्यकारी समझौता है, ठीक है। अब यहाँ पे कार्बन टैक्स के बारे में लिखा है, ध्यान देंगे, कार्बन टैक्स, ठीक। अब बात आती है कि कार्बन टैक्स को सबसे पहले किस देश ने लागू किया था, तो न्यूजीलैंड ने लागू किया था, ठीक है। कार्बन टैक्स को न्यूजीलैंड ने वर्ष 2005 में लागू कर दिया था, इसी को दिमाग में रखेंगे। उसके बाद से कई देशों ने समय के साथ इसको लागू किया अपने यहाँ, लेकिन चूंकि पहला इंपॉर्टेंट होता, तो पहला क्या है, न्यूजीलैंड ने इसको अपने यहाँ, ठीक है, वर्ष 2005 में ही लागू कर दिया था। अब बात आती है, ठीक है, तो अब इसका स्वरूप क्या, कार्बन टैक्स है, तो CO2 के उत्सर्जक ऊर्जा स्रोतों पर बेसिकली क्या है, और इसको लगाया जाता है, ठीक है, इसको ध्यान देंगे। अब बात आती है कार्टाजेना प्रोटोकॉल। कार्टाजेना प्रोटोकॉल क्या है, इसको ध्यान देंगे, ये जैव विविधता अभिसमय का क्या है, एक पूरक प्रोटोकॉल है, ठीक है। इसका टारगेट क्या है, इसकी प्रतिबद्धता क्या है, तो जाहिर सी बात है जैव विविधता की रक्षा इसकी प्रतिबद्धता होगी। क्यों, क्योंकि ये जैव विविधता अभिसमय का ही तो वो है, और पूरा प्रोटोकॉल है, तो जाहिर सी बात है कि जैव विविधता की रक्षा इसका टारगेट होगा। इसको 2000 में, वर्ष 2000 में इसको अंगीकृत किया गया, ठीक है, और इसको लागू कब से किया गया, 2003 में इसको लागू किया गया, ठीक। अब पेपर में क्वेश्चन एक तो यह आता है कि राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना में कुल कितने मिशन है, तो कुल 8 मिशन है। पहले चीज तो दिमाग में रखना है कि राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना कब स्वीकार की गई थी, 2008 में। जब 2008 में स्वीकार की गई थी तो इसमें कुल 8 मिशन भी थे,
ठीक है, इसमें कुल 8 मिशन थे। वो 8 मिशन क्या है, तो राष्ट्रीय सौर मिशन, ध्यान देंगे, राष्ट्रीय सौर मिशन, ठीक है, राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन है, राष्ट्रीय हरित मिशन है, ठीक है, इसको जानेंगे, राष्ट्रीय जल मिशन है, तो ये आपका हो गया, राष्ट्रीय सतत पर्यावास मिशन है, राष्ट्रीय संवर्धित ऊर्जा बचत मिशन है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, 8 याद रहना चाहिए, राष्ट्रीय हिमालयी पारितंत्र मिशन और संरक्षण मिशन है, ठीक है, और राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्यक्रम ज्ञान मिशन है, ठीक। तो सौर मिशन भी है, इसमें हरित मिशन भी है, इसमें सतत सस्टेनेबल एग्रीकल्चर मिशन भी है, हिमालयी पारितंत्र के ऊपर भी है, जल मिशन भी इसमें शामिल है, पर्यावास मिशन इसमें शामिल है, ये सारी मिशन शामिल है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखें, इसको आप लोग को याद करना होगा, ठीक है, क्लियरली याद कर लेना होगा। अब बात आती है, हमको पता कि समताप मंडल में ओजोन लेयर्स पाई जाती हैं, इस ओजोन लेयर का संरक्षण का अगर संरक्षण नहीं करेंगे तो उसका निगेटिव इंपैक्ट सीधा हम लोग के ऊपर पड़ता है, यानी मानव के ऊपर या जीव जंतुओं के ऊपर पड़ता है। अब हम लोग क्या करते हैं, एक बार ओजोन निर्माण देखेंगे तो जाहिर सी बात है कि ऑक्सीजन में जब एक ओ जुड़ेगा तो वही O3 बेसिकली रिप्रेजेंट करते हैं, रासायनिक नाम है ओजोन का, इसी को ध्यान देंगे, ठीक है। यहाँ पे कैसे फॉर्म होता है ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक ठीक है। करा कि ऑक्सीजन जब ब्रेक होता है तो डबल ओ में ब्रेक हो जाता है, जब इसी से एक और ओ जुड़ेगा तो O3 में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक। अब देखेंगे ओजोन मंडल, मैंने स्टार्ट में बोल दिया कि समताप मंडल पाया जाता है, इसका काम क्या है कि परावैज्ञानिक विकिरण का अवशोषण करना, परावैज्ञानिक विकिरण का अवशोषण करना, ताकि वो क्या है, अर्थ तक ना आ पाए, ठीक है। एक ब्रिटिश दल था, इसी ने 1985 में इसकी हुआ क्या कि खोज क्या की कि ओजोन छिद्र की खोज की थी अंटार्कटिका के ऊपर, ध्यान देंगे, अंटार्कटिका के ऊपर। तो क्वेश्चन आएगा कि ओजोन, और सबसे बड़ा छिद्र भी कहाँ पे, यहीं अंटार्कटिका पे ही स्थित भी है। तो ओजोन छिद्र की खोज अंटार्कटिका के ऊपर किस दल ने खोज की थी, तो एक ब्रिटिश दल ने की थी, ठीक है, स्पेक्ट्रोमीटर के द्वारा इसकी खोज की थी, ये चीज़ दिमाग में रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ओजोन लेयर्स के बारे में कुछ चीज़ें लिखी गई हैं जिसको आप लोग को दिमाग में रखना है। पृथ्वी से लगभग 10 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर क्या ओजोन लेयर्स उपस्थित है, इसको दिमाग में रखेंगे। मेनली ओजोन लेयर आपकी समताप मंडल में पाई जाती है, दिमाग में ये चीज़ रखना है। 10%, मेनली मेरे कहने मतलब क्या है कि 90% आपकी ये समताप मंडल में पाई जाती है, समताप मंडल में पाई जाती है, और 10% ये आपका क्षोभ मंडल में पाई जाती है, 10% ये क्या पाई जाती है, क्षोभ मंडल में पाई जाती है, ये चीज़ ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसका कार्य मैंने पहले ही बता दिया, परावैज्ञानिक किरणों को पृथ्वी पे आने से रोकना है, ठीक है। बाकी इसकी मोटाई का मापन कैसे करते हैं, तो डॉप्शन में करते हैं, इसी को ध्यान देंगे, ठीक है। ये सारे फैक्ट्स हैं, तो आप लोग को याद रहने चाहिए, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लिखे, इसको देख लीजिए। कह रहा है कि फ्रिज में प्रशीतक के रूप में भरी जाने वाली गैसों की, ठीक है, विपणन सामान्यतः किया जाता है मेफ्रॉन बॉन्ड के तहत, जानेंगे। कह रहा है कि फ्रिज में जो प्रशीतक के रूप में जो गैसेस भरी जाती हैं, ठीक है, उनका विपणन मेफ्रॉन बॉन्ड के तहत किया जाता है, ये चीज़ ध्यान देंगे, ठीक है। अमोनिया प्रशीतक के रूप में यूज होता है बड़े संयंत्रों में, ठीक है। तो बड़े संयंत्रों में क्या है, अमोनिया को एक प्रशीतक के रूप में यूज किया जाता है। और मेफ्रॉन बॉन्ड के तहत क्या है कि फ्रिज में जो प्रशीतक का यूज होता है, ठीक है, जिन गैसेस का यूज होता है, उनका विपणन सामान्यतः मेफ्रॉन बॉन्ड के तहत किया जाता है। अब बात आती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, क्योंकि ओजोन परत को सबसे ज़्यादा नेगेटिव इंपैक्ट कौन डालते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन से डालते हैं। और इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस क्या है, अक्सर यूपी पीसीएस पूछती है। तो मेरा मानना है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन के ऊपर इस बार यूपी पीसीएस 2022 में भी क्वेश्चन पूछेंगे, यूपी पीसीएस 2022 में भी क्वेश्चन पूछेगी। तो हम लोग एक बार इसको देख लेते हैं कि यूपी पीसीएस 2022 में क्या क्वेश्चन पूछ सकती है। तो जाहिर सी बात है कि ये ओजोन छिद्र हेतु क्या है, उत्तरदायी है, यानी जो ओजोन लेयर उनमें जो छिद्र आ रही है उसके लिए सीएफसी सबसे जिम्मेदार क्या है, गैस है, ठीक। सी से यहाँ पे ध्यान देंगे, क्लोरीन, फ्लोरीन और कार्बन हो गया, इसी के कारण इसका नाम भी है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। ये अपने आप में क्या है, ग्रीन हाउस गैस है, ठीक। अब देखिए कह रहा है कि ओजोन, अब बेसिकली क्या है, ओजोन परत के क्षरण के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार यही है, मैंने स्टार्ट में ही बोल दिया। इसके यहाँ पे गुण क्या है, कह रहा है कि ये रंगहीन और गंधहीन होती है। ये इसका मेनली यही भौतिक गुण है कि ये रंगहीन एवं गंधहीन होती है, ठीक है। और सरलता से क्या होती है, द्रव के रूप में परिवर्तित हो जाती है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, आगे देखेंगे कि इस गैसों के बारे में बोल रहा है कि रेफ्रिजरेटर तथा वातानुकूलित यंत्रों में प्रशीतक के रूप में इसका यूज किया जाता है। यानी जाहिर सी बात है, हम लोग अर्थ आवर में अब समझ गए होंगे कि अर्थ आवर में क्यों बोला गया था कि हम एक आवर के लिए क्या करेंगे मार्च के लास्ट शनिवार में, कि हम लोग जो बिजली के टूल्स है उनकी यूज़ में 1 घंटे के लिए बंद कर देंगे, एक जागरूकता अभियान है। तो अर्थ आवर आप लोग समझ गए होंगे, क्योंकि रेफ्रिजरेटर वगैरह बंद हो जाएगा, जो फ्रिज वगैरह है वो भी बंद हो जाएगा, एसी वगैरह भी बंद हो जाएगा, ठीक है। तो इससे सीएफसी का उत्सर्जन नहीं होगा, कम से कम 1 घंटे नहीं होगा, ठीक है। ये एक जागरूकता अभियान है, आप लोग समझ गए होंगे। आप ओजोन परत के क्षरण के क्या क्या उपाय हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी गई है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख लेंगे, इसको मैं इग्नोर करूँगा क्योंकि यूपीपी से यहाँ क्वेश्चन नहीं बनाई है, ठीक। विस्फोटी वन के बारे में आप लोग देखिए, कह रहा विस्फोटी वन के बारे में कि यहाँ पे 200 सेंटीमीटर से अधिक
वर्षा वाले ये क्या है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र हैं। यहाँ पे क्या है कि बेसिकली लंबे चौड़े पत्ते वाले सदाबहार पेड़ पाए जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। विश्व के लगभग 80% जैव विविधता वाले ये वन है। विश्ववती वन क्या है, यहाँ पे जैव विविधता सर्वाधिक पाई जाती है विश्ववती वनों में। लगभग विश्व की 80% जो जैव विविधता यहीं पाई जाती है। अब यहाँ पे थोड़ा सा अमेजन वर्षा वन के बारे में इसलिए समझा दिया है। अमेजन वर्षा वन का यहाँ पे नाम लिखा है, अमेजोनिया भी इसी को बात आती है। तो अमेजन वर्षा वन बोले या अमेजोनिया बोले, दोनों बात एक ही है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ठीक है, इसकी स्थिति क्या है अमेजन वर्षा वन की, तो दक्षिण अमेरिका में अमेजन बेसिन में क्या है इसकी स्थिति है, इस चीज को ध्यान देंगे, ठीक है। इसकी, ठीक है, इसको पृथ्वी ग्रह के फेफड़े कहते हैं, इसका एक नाम है पृथ्वी का फेफड़ा इसको कहते हैं, पृथ्वी ग्रह के फेफड़े के रूप में जाना जाता है। कारण यह है कि अर्थ को जितनी, अर्थ की 20% जो ऑक्सीजन है उसका उत्पादन अकेले अमेजन वर्षा वन करता है, ठीक है। इसी कारण इसको अर्थ का फेफड़ा कहते हैं, ठीक है, इसके रूप में जानते हैं। अब यहाँ पे सीएफसी के बाद और यहाँ पे देखेंगे ओजोन परत की छेदता के लिए उत्तरदायी गैसेस का नाम लिखा है। तो जाहिर सी बात है सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सीएफसी है, उसके बाद से हाइड्रोजन्स है, हाइड्रोजन्स के बाद से नाइट्रस ऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड के बाद से क्या है ट्राइक्लोरोएथिलीन है, हैलोन 1211 और 1301, ये सारे गैसेस इंपॉर्टेंट है। ये सारी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, याद रखना है। सीएफसी, हाइड्रोजन्स, हैलोन 1211 और 1301। देखेंगे ये क्वेश्चन बन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा ओजोन परत की छेदता के लिए उत्तरदायी है, इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है। अभी ये चीज़ अपने दिमाग में अगर रहेगा तो अब देखेंगे, एक मैंने स्टार्टिंग में फर्क बोला है कि ओजोन परत का, ओजोन लेयर में जो ओजोन छिद्र है, तो सर्वाधिक जो इसका निर्माण हुआ है वो अंटार्कटिका के ऊपर हुआ है। ब्रिटिश दल ने इसकी खोज की थी, इस चीज को दिमाग रखेंगे, सर्वाधिक अंटार्कटिका के ऊपर हुआ है, इस चीज को ध्यान रखेंगे, ठीक है। जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है उसका संबंध किससे, ओजोन परत के संरक्षण से, दिमाग में रखेंगे। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1 जनवरी 1989 से 1989 से प्रभावी हुआ है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, यहां से भी क्वेश्चन बन के आ सकता है, इसलिए मैं फिर से इसको रिपीट कर रहा हूं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल प्रभावी हुआ था 1 जनवरी 1989 से, ध्यान देंगे। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल प्रभावी कब हुआ था, 1 जनवरी 1989 से मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल प्रभावी हुआ था, ठीक है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या है, ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन क्या बोलेगा, एक तो डायरेक्टली आ जाएगा कि ओजोन परत के संरक्षण से निम्नलिखित में से किसका संबंध है, तो मॉनिटर प्रोटोकॉल का। डायरेक्टली क्रोनोलॉजी लगाने में भी ये क्वेश्चन आ सकता है, इसी को दिमाग में रखेंगे, ठीक है। 16 सितंबर को हम लोग ओजोन परत का संरक्षण मतलब दिवस मनाते हैं, ओजोन दिवस के रूप में मनाते हैं, ताकि ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित, ठीक है, बेसिकली ये भी जागरूकता सृजन के लिए मनाया जाता है 16 सितंबर को, ठीक। अब क्या इसको यूपीपीसीएस अपने बैकयर में पूछी हुई है, और बैकयर में जिन जिन क्वेश्चन को यूपीपीसीएस पूछी रही वो आपकी नैतिक जिम्मेदारी है कि आप लोग उसको याद करिए ही करिए, ठीक है। अब यहां पे कुछ फैक्ट्स लिखे गए, इस फैक्ट्स को देख लीजिए, ठीक है। हिमालयी क्षेत्र में एक क्या है, एक वृक्ष पाई जाती है प्राकृतिक रूप से, उसका नाम है टैक्सस वृक्ष, ठीक है। ये रेड डाटा बुक में इसको शामिल किया गया, हमको पता है रेड डाटा बुक कौन जारी करती है, आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है, क्योंकि मैंने इसको पढ़ाया हुआ है, तो मेरा मानना है कि आप लोग इसको जरूर बताएंगे। आप बता दें कि ये टैक्सस, कई सारी वनस्पतियां या कई सारे वृक्ष तो हिमालय में पाए जाते हैं, ये टैक्सस क्यों इंपॉर्टेंट है, टैक्सस के बारे में क्यों क्वेश्चन पूछ सकता है, तो ध्यान देंगे। टैक्सस एक क्या है, एक औषधि के रूप में पाए जाने वाला एक वृक्ष है। इसका यूज विशेषतः कैंसर में किया जाता है, ठीक है। तो कैंसर के इलाज में चूंकि इस टैक्सस नामक वृक्ष का यूज किया जाता है, यही कारण है कि यहां से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, इसी को ध्यान देंगे। अब चोरावधी के बारे में भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है, क्योंकि चोरावधी का जो संबंध है वो कहां पे है, कह कि गोवा का वह द्वीप जो पूरी तरीके से कक्ष वनस्पति क्षेत्र है, ध्यान देंगे, संरक्षित कक्ष वनस्पति क्षेत्र है चोराव द्वीप। ये भी पूछ सकता है चोराव द्वीप कहाँ स्थित है, तो चोराव द्वीप गोवा में स्थित है, पहली बात ये हो गया। और चोराव द्वीप क्या है, पूरी तरीके से संरक्षित कक्ष वनस्पति से संरक्षित क्षेत्र है, इस चीज को दिमाग में रखेंगे, ठीक है। अब करा कि वनों से लाभ एवं वनों के उपयोग के बारे में यहाँ पे कुछ फैक्ट्स लिखे हैं, ठीक है, ये सारे फैक्ट्स आप लोग देख लेंगे, ठीक है। वन उन्मूलन के कारण और इसके प्रभाव के बारे में क्वेश्चन यूपीपीसीएस पूछी है, तो कारण ध्यान देंगे। पहले कारण क्या है, जाहिर सी बात है कि जंगल में आग लग जाएगी, तो ये भी वन उन्मूलन का एक कारण हो गया, ठीक है। खेती योग्य भूमि का विस्तार करने के लिए आजकल पेड़ों की कटाई हो रही है। सड़कों का अभी देखेंगे क्या होता है, एनजीटी क्यों क्या करती है कि सड़कों के निर्माण पर रोक लगाती है। जैसे जो अभी गंगा एक्सप्रेस वे बन रहा है, ये काफ़ी देर से, ठीक है, गंगा एक्सप्रेस वे क्या है, ठीक है, ये काफ़ी सालों से पेंडिंग है, अभी इसको एनजीटी की परमिशन मिल गई है, ठीक है। और यही कारण गंगा एक्सप्रेस वे, और न्यूज़ में गंगा एक्सप्रेस वे क्या है, मेरठ से साथ प्रयागराज को जोड़ रही है, ठीक है। अब शहरीकरण का निर्माण होगा, तो जाहिर शहरीकरण का निर्माण होगा तो शहरीकरण में जब वृद्धि होगी तो भी वनों की कटाई होगी, ठीक है, क्योंकि शहरीकरण में क्या है कि जो बेसिकली वुड्स है ना, उनके उपयोग में वृद्धि हो जाती है, ठीक है। औद्योगिकरण में भी क्या है कि इसका यूज पड़ेगा, तो जाहिर इन सभी चीज़ें क्या है, हर वो चीज़ जिसमें पेड़ों की कटाई जरूरत पड़े या
वुड की यानी कास्ट का उपयोग पड़े, वो सभी कारण क्या होंगे, वनोन्मूलन का कारण बन जाएंगे। ठीक है, अब इम्पैक्ट क्या होगा, तो जाहिर सी बात है कि वन के रहने के जितने फायदे हैं, ठीक है, वही सारे फायदे आपके खत्म हो जाएंगे, वही इसके इम्पैक्ट होंगे। यानी वर्षा के आगमन में वनों का एक इम्पैक्ट माना जाता है। तो एक तो इसमें, ठीक है, हिमालय में कह रहा है कि जल स्रोतों का सूखना, ठीक, और जाति विलोपन, क्यों, मतलब कई सारे प्रजातियों की क्योंकि संरक्षण देते हैं कौन, वन देते हैं, तो उन प्रजातियों का संरक्षण देखेंगे विलोपन हो जाएगा। भूमंडलीय तापमान में वृद्धि हो जाएगी, क्यों, क्योंकि CO2 की मात्रा में आपको वृद्धि देखने को मिलेगी, क्योंकि CO2 का एब्जॉर्ब कौन करता था, यही वन करते थे। ठीक है, मृदा अपरदन में वृद्धि क्यों हो जाएगी, क्योंकि नदियों का फ्लो बहुत तेज होगा, मृदा अपरदन में वृद्धि हो जाएगी। भूमि की उर्वरता शक्ति का ह्रास क्यों होगा, जाहिर सी बात है, मृदा अपरदन में वृद्धि होगी तो उर्वरता शक्ति का ह्रास होगा। मरुस्थल का निर्माण क्यों होगा, क्योंकि सपोज ये मरुस्थलीय क्षेत्र है, ठीक है, वन आप ये काट दिए, ये वन था, इसको काट दिए, तो अब मरुस्थल का विकास क्या होगा, अंदर तक हो जाएगा। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि मरुस्थल का निर्माण होगा। इसी तरीके से आप लोग ये सारी चीजें समझ सकते हैं। ठीक, अभी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लिखे, इन इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को देख लीजिए। कह रहा है कि पर्यावरण हितैषी, ठीक है, स्वरूप और नवीकरण योग्य होने के कारण हरी धातु की संज्ञा किसको दी जाती है, तो हरी धातु की संज्ञा एल्यूमिनियम की दी जाती है। ये कई बार पेपर में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सी हरी धातु है, ठीक है, तो वो एल्यूमिनियम है। आपका जानेंगे हरी धातु आपकी कौन है, तो हरी धातु आपकी एल्यूमिनियम है। ठीक है, अब यहाँ पे राष्ट्रीय वन नीति 1988 के बारे में लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्टली ये हेडिंग ही हो सकता है कि राष्ट्रीय वन नीति कब बनी थी, तो 1988 में बनी थी। ध्यान देंगे, राष्ट्रीय वन नीति कब बनी थी, तो राष्ट्रीय वन नीति आपका 1988 में बनी थी। इसी को दिमाग में रखना है। तो जाहिर बात है कि वन है तो वनों के संरक्षण से रिलेटेड होगी। तो देखिए यहाँ पे लिखा भी कि लकड़ी के अन्य विकल्पों को प्रोत्साहन देना तथा अन्य प्रकार के ईंधन, मतलब ईंधन के जो अन्य प्रकार की लकड़ियों का क्या है, लकड़ी का यूज, अब वनों की कटाई ग्रामीण सेक्टर में होने का कारण क्या है, या ट्राइबल एरिया में होने का क्या कारण है, क्योंकि ईंधन के रूप में लकड़ी का यूज होता है। तो अगर हम लोग ईंधन के वैकल्पिक स्रोत को अगर लोगों तक पहुंच बढ़ा दें तो जाहिर सी बात है कि ईंधन के लिए लकड़ियों का कटना बंद हो जाएगा। ठीक है, तो ये हेडिंग भी डायरेक्टली क्वेश्चन बन के आ सकती है, तो ये भी दिमाग में रखेंगे। राष्ट्रीय वन नीति पहली बार कब आई थी, तो ये देखेंगे राष्ट्रीय वन नीति आज़ादी के तुरंत बाद 1952 में आई थी। ठीक है, राष्ट्रीय वन नीति का संबंध और 1952 में इस चीज को भी दिमाग में रखेंगे। ठीक है, ये आज़ादी के तुरंत बाद आई थी। ठीक, कि इसका टारगेट क्या था कि देश की जो टोटल लैंड है ना, उस टोटल लैंड के 1/3 भाग पर वनाच्छादन करना इसका टारगेट था। यानी इसके लिए क्या है, तो जाहिर सी बात है कि अगर आपको टोटल लैंड के 1/3 भाग पे यानी 33% भाग पे अगर आपको वनाच्छादन करना है, तो इसके लिए आपको सामाजिक वानिकों को समर्थन जरूर देना पड़ेगा। यानी सामाजिक वानिकी अगर आपने प्रमोशन कर दिया, यानी प्रोत्साहन दिया, तो ही आप 1/3 क्षेत्रफल क्या कर सकते हैं कि वनाच्छादन कर सकते हैं। इसी को ध्यान देंगे। ठीक है, वन जो संरक्षण अधिनियम के संदर्भ में यहाँ पे क्वेश्चन ये है, 1972 में इसको ध्यान देंगे, इसको लागू किया गया था। ठीक है, भारत सरकार के द्वारा इसको 1972 में लागू किया गया था। तो जाहिर बात है वन्य जीव है, तो वन्य जीव का क्या करना है, संरक्षण करना है। वन्य जीव का किसके कारण क्या है कि वन्य जीव खतरे में है, तो तस्करी। ठीक है, क्योंकि तस्करी ही क्या कर रही है, अवैध शिकार को बढ़ावा दे रही है। ठीक है, तो तस्करी, अवैध शिकार, इन सबसे इनको संरक्षण प्रदान करना इनका क्या है, इनका उद्देश्य है। ध्यान देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लिखा है किसी व्यक्ति द्वारा विधि द्वारा किए गए कतिपय उपबंधों के अधीन होने के सिवाय घड़ियाल, भारतीय जंगली गधा एवं जंगली भैंस तीनों का शिकार वर्जित है। ठीक है, यहाँ पे छोटी चीज़ें लिखी गई हैं। वन संरक्षण अधिनियम 1980 में इसको लागू किया गया था, तो इस चीज़ को देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संस्थान ब्यूरो के बारे में लिखा हुआ है। इसकी स्थापना वर्ष 1972 में नई दिल्ली में की गई थी। ठीक है, और क्षेत्रीय कार्यालय इसके कुल कितने हैं, इसके कुल 10 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। ठीक है, अब नीचे क्या उन 10 क्षेत्रीय कार्यालयों का नाम दिया है। ठीक, आप देखेंगे यहाँ पे शिमला में है, जोधपुर में, त्रिशूल में, अकोला में, शिलांग में, भोपाली में, कटक में, हैदराबाद में, श्रीनगर में और रांची में है। ठीक, तो ये इसके 10 क्षेत्रीय कार्यालयों का यहाँ पे नाम दिया हुआ है। ठीक, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि नहीं होगा तो क्लास को ब्रेक करेंगे। नेक्स्ट क्लास हम लोग अगली क्लास में देखेंगे। फिर धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।